सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों। आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, तब यहाँ से आप नेक्स्ट कंटिन्यू करिएगा। और हम बात कर रहे थे कार्बन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स हमने पढ़े पिछले लेक्चर में। फिर हमने बात किया था कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है। फिर हमने बात किया था कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, और कुछ बेसिक्स ऑफ कार्बन। हमने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक बच्चों वो है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्साटाइल नेचर जो कार्बन का है बच्चों, वो दो वजह से होता है। पहला जो है वो है टेट्रावैलेंसी, और दूसरा जो है वो है कैटिनेशन। तो टेट्रावैलेंसी क्या होता है बच्चों कि कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एज इट्स लास्ट शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब ही है, जो वर्ड टेट्रावैलेंसी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, टेट्रा और वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब कि उसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो टेट्रावैलेंसी क्या है बच्चों कि वैलेंस शेल के अंतर्गत जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो एक वजह है जिसकी वजह से कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे हमने लिखा CO2 CH2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड और साइनाइड। ये ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म किया है बच्चों, वो किस वजह से किया है? टेट्रावैलेंसी की वजह से किया है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या कहता है बच्चों कि कार्बन की वह प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वह लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मेन मतलब क्या होगा कि लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ लॉन्ग चेन या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर या फिर रिंग्स। अगर इन तीनों की वजह से अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे बच्चों हमने एग्जाम्पल में लिखा है पॉलीथीन, प्रोटीन्स। आगे मैं आपके इनके स्ट्रक्चर को बताऊंगा कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप इनके स्ट्रक्चर में देखिएगा तो किसी में लॉन्ग चेन बनेगा बच्चों, ठीक है, किसी में आप देखिएगा तो बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, लार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमने इसमें रिप्रेजेंट किया बच्चों कार्बन 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 कार्बन, इस तरह के स्ट्रक्चर। अभी हमने इसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि लॉन्ग चेन होती क्या है। ठीक है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक लॉन्ग चेन होगी, उससे कुछ ब्रांच निकली हुई होंगी। ठीक है, और अगला जो है वो हमारा रिंग है, जो कि इस तरह के फॉर्म में होगा। मतलब बेसिकली इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, हर एक कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, ना कि लॉन्ग चेन और ना ही ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैटिनेशन होता है। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसके। आओ बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हाइड्रोकार्बन, यानी जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हाइड्रो, दूसरा है कार्बन। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपका डेफिनेशन पढ़ूंगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन लिखा है कि कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है बच्चों CH4। CH4 में आप देखिएगा तो कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है C2H6। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम ईथेन बोलते हैं। ईथेन क्यों बोलते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं अगर हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमने लिखा है बच्चों कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो एल्कीन्स की परिभाषा क्या है, या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में बात किया था जब कोवेलेंट कंपाउंड्स हम पढ़ा रहे थे, उस समय बात किया था बच्चों। तो अब मैं अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ आपको। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत आता है एल्केन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एल्केन्स क्या होते हैं, तो हमने लिखा है बच्चों कि कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात हमने लिखी है कि आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, इनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या है बच्चों, कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, मतलब अगर कहीं भी एल्केन प्रेजेंट होगा, दुनिया में कहीं भी एल्केन होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो होगा CnH2n+2। आइए इसका मतलब समझते हैं। लिखा मैंने बच्चों CnH2n+2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं C1H2 इंटू n की वैल्यू हमने 1 पुट किया और यहाँ पर 2 पुट किया, तो वैल्यू क्या बनी, C1H2 इंटू 1 2 और प्लस 2 4, यानी C1H4, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH4। बात समझ आ रही है, अगर कार्बन एक है तो कार्बन 1 को मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया, सिर्फ हमने क्या लिखा CH4, यानी अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो हमें क्या मिलता है CH4। ये सबसे छोटा एल्केन है, बात समझ आ रही है, ये सबसे छोटा एल्केन है जो इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो इस फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूला जो है इसको सेटिस्फाई करें, इन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने n की वैल्यू ली 2, n की वैल्यू क्या ली बच्चों 2, तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2 बनेगा। यानी अगर मैं इसको फिर से कैलकुलेट करूं तो बनेगा C2H2 इंटू 2 4 और प्लस 2 6, यानी C2H6। इसके पहले वाले एग्जांपल हमने बात किया था, इन दोनों के बारे में बात किया था बच्चों कि एल्केन्स का हमने एग्जांपल लिया था CH4 और C2H6। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये हमारा क्या बना, जनरल फॉर्मूला बना। यानी एल्केन का जब भी जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे वो क्या होगा बच्चों, CnH2n+2, यानी हर वो मॉलिक्यूल जो CnH2n+2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत क्या आता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब हम उसकी कहानी करते हैं बच्चों, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनमें एल्कीन की बात करते हैं पहले। ठीक, तो एल्कीन क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कंटेन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा लिखा कि ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स, यानी इसको हम दोबारा दूसरा नाम बोल सकते हैं ओलेफिन्स। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। उस CnH2n+2 में से +2 को आप गायब कर दीजिए बच्चों, तो ये बन जाता है एल्कीन का फॉर्मूला। बात समझ आ रही है, यानी जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, अगर मान लीजिए बच्चों हमने n की वैल्यू क्या पुट किया 1, क्या पुट किया हमने, n की वैल्यू 1 पुट किया, तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमने क्या लिखा C1H2 इंटू 1, यानी जो मेरा कंपाउंड बना वो बना CH2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जिसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन हो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं बच्चों तो कार्बन एक हाइड्रोजन यहां लगा है और एक हाइड्रोजन यहां लगा है, और आप पढ़े हुए बच्चों कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाया है बच्चों, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाया है।
मतलब इसके जो दो बॉन्ड हैं वो खाली हो गए हैं, इसका मतलब यह रियल स्ट्रक्चर नहीं है या फिर यह वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। और समझ आ रही है? यानी हमेशा n की वैल्यू को हमें ग्रेटर देन 1 लेना होगा। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, यानी मान लीजिए हमने n की वैल्यू क्या ली बच्चों, 2 ली, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लूंगा तो फार्मूला क्या होगा, CnH2n, इसमें वैल्यू पुट करिए आप 2, यानी C2H2, n की जगह पुट करिए 2, यानी जो पहला कंपाउंड बना वो बना C2H4। यानी एल्कीन का जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा, जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों, वो बनेगा C2H4। ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने बात किया था कि एल्कीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आप कमेंट करके बताइए। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब देखिए 4 हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट थे, हमने उन चारों हाइड्रोजन को ऐसे लगा दिया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है। अगर इस कार्बन की बात करूं तो ये भी कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है, यानी यह स्टेबल स्ट्रक्चर है। आइए और कुछ कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने ले लिया 3, अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे बच्चों, तो क्या फार्मूला बनेगा, Cn यानी C3H2 इंटू 3, यानी ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C3H6। C3H6 का मतलब क्या है बच्चों, कि कार्बन 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 रिप्रेजेंट करने का तरीका आप सीख लीजिए कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। अब आपको पता रहना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हमने कर दिया। ठीक, अब देखिए कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी जगह आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं उठा करके यहां पुट कर दूं और यहां वाला सिंगल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं। बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए इस डबल बॉन्ड को हमने यहां किया, यहां पर प्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसके पास कितनी वैलेंसी खाली है, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दो ही तो है। यहाँ एक बॉन्ड यहाँ बना, दो यहाँ बनाया, यानी एक बॉन्ड हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, यानी इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, हालांकि दोनों स्ट्रक्चर सेम बनेंगे, आप बना के चेक करिएगा, लेकिन इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं एल्काइंस के बारे में। तो एल्काइंस के बारे में क्या बात करते हैं हम, कि कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, यानी अब तक हमने पढ़ा सिंगल बॉन्ड, फिर पढ़ा हमने डबल बॉन्ड, यानी एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स, इनको क्या बोला जाता है, एसिटाइलिन्स। जैसे हमने एल्केन को क्या बोला, पैराफिन्स, एल्कीन को क्या बोला, ओलिफिन्स। इसी तरह से जो एल्काइन है इनको हम बोलते हैं एसिटिलिन्स। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है CnH2n-2, यानी जो एल्केन का फॉर्मूला था उसमें आप क्या करिए, प्लस के जगह पे माइनस कर दीजिए, वहीं से आपका जनरेट हो जाता है एल्काइंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर इसमें भी बात करूं मैं, तो कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ ये एल्काइंस है। तो अगर मान लीजिए हमने n की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, बात समझ आ रही है? तो अगर मैं n की वैल्यू पुट करूंगा तो फॉर्मूले में रखो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 माइनस 2, यानी अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो C1H2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, यानी सिर्फ क्या बचा बच्चों, कार्बन। इसमें सिर्फ क्या बचा, कार्बन बचा। यानी कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन हो सकता है क्या जिसमें सिर्फ कार्बन हो और कोई बॉन्ड सी न प्रेजेंट हो, समझ आ रही है? यानी इसमें सिर्फ क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, मतलब इसमें एक भी वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं है। तो क्या ऐसा कंपाउंड पॉसिबल है, तो नहीं, ये कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें भी जो वैल्यू होगी हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन 1, यानी सबसे छोटी वैल्यू पुट करता हूं क्या, 2। ठीक है, यानी 2 अगर मैं पुट करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2,
बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं इसको फर्दर इवेल्युएट करूं तो क्या बनेगा बच्चों, C2 2 इंटू 2 4 4 माइनस 2 2 यानी C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन, हमने बोला था बच्चों कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी देखो कार्बन कार्बन, ठीक है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी इसके तीन बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, यानी इसका एक वैलेंसी खाली है। तो दो हाइड्रोजन जो हमारे पास है, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दो और एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दो, यही होता है स्ट्रक्चर बच्चों एल्काइंस का। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने n की वैल्यू ले ली 3, तो अगर n की वैल्यू में 3 लूंगा तो क्या बनेगा फार्मूला, C3H2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर इवेल्युएट करिएगा तो क्या बनेगा, C3 2 3 या 6 माइनस 2 यानी C3H4। यानी अब इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं बच्चों, तो ऐसा कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 3। तो यहाँ आप किसी एक पर क्या लगा लो, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो। तो जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा लोगे वहां पर क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, बाकी वाले पे आप 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो। समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पे देखो तो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, 1 2 3, और एक यहाँ से इस कार्बन को भी देखो तो इसकी भी चारों वैलेंसी पूरी है, एक कार्बन यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से, सॉरी, और 3 बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट किया है। ठीक, अगर इस कार्बन की बात करूं तो देखो 1 2 3 और 4, यानी कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों कार्बन की वैलेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वरना वह कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल माना जाएगा, या फिर वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन था। ठीक है, अब इनके हम पढ़ेंगे नाम के बारे में। कैसे पता करेंगे कि किसी एल्केन का नाम इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े होइएगा तो जानते होइएगा। तो कैसे नाम लिखते हैं, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आओ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, उन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं IUPAC। IUPAC का जो कंप्लीट नेम होता है या फिर फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखती है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये नाम लिखते कैसे है, तो इन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स बनाए हैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बच्चों, इन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये नाम लिखते हैं। जिसमें जो पहला रूल है वो है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपाउंड दिया होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होंगे, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि लार्जेस्ट कार्बन चेन को पहचानना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देते हैं जिनमें हम पहचानना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको कैसे पहचानें। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने की एग्जांपल, CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, एक हमने ये कंपाउंड लिखा बच्चों, एक और कंपाउंड हम लिखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। हमने बोर्ड पे दो एग्जांपल्स लिए हैं जिनके माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन को कैसे पहचानते हैं। तो लार्जेस्ट कार्बन की चेन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कार्बन का चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां से नंबरिंग आप स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इसके अलावा आपको कोई चेन इसमें दिख रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इससे ज्यादा हो? तो चूंकि यहां पर सिंगल चेन है इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 6 हैं। तो ये एक सिंगल ही चेन है। बात समझ आ रही है? तो यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इस पूरे होल कंपाउंड में। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं एक चेन को डिफाइन करूं तो ये एक चेन है 1
2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक चेन ये हो सकती है हमारी बच्चों, दूसरी चेन 1 2 3 और हम इधर घूम जाएं, मतलब हम इधर से ऐसे आए और वापस से इधर घूम जाएं। ठीक है, तीसरी चेन क्या हो सकती है बच्चों, हम यहां से स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3 4 एंड नीचे की तरफ आ जाइए तो ये 5। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसमें बात करूं तो एक चेन मेरे पास ये वाली बनी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास जो दूसरी चेन बनी है बच्चों वो एक ये बनी है 1 2 3 4 एंड 4 तक, और एक जो तीसरी चेन बनी है वो बनी है 1 2 3 4 5 6। यानी अगर मैं इन सारी चेन से बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6 हैं। जब हमने इधर से एक चेन बनाया था तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 आए थे, जब हमने इधर से नंबरिंग की थी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 आए थे, और जब हमने सीधा सीधा नंबरिंग किया था तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आए थे 6। बात समझ आ रही है? यानी वो चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो वो ये जो सबसे लंबी चेन है वो ये है 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लूंगा जिनके माध्यम से बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन किसको बोलेंगे, जो मेन चेन होगी। मेन चेन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, यानी ये वाला जो चेन होगा, ये वाली जो चेन होगी बच्चों वो होगी क्या, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो अगर ये वाली प्रिंसिपल चेन है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इसकी एक ब्रांच है। इस प्रिंसिपल चेन से ये एक चीज लटकी हुई है, इसको हम कुछ नहीं बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल है, यानी मिथाइल इस मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये इस चेन से अलग है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे इसको हम, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल चेन के अलावा अगर चेन हमारे पास प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ आ गई? एक दो और एग्जांपल लेता हूं फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, एक एग्जांपल के माध्यम से और हम समझते हैं कि प्रिंसिपल चेन को कैसे पहचाने और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचाने। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH, यहां से मान लीजिए ऐसे हमने जोड़ा है CH2 CH3, फिर हम जोड़े मान लीजिए यहाँ से CH2, फिर मान लीजिए हमने यहाँ से जोड़ा है CH, यहाँ जोड़ा है CH3, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ जोड़ा CH3, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल चेन पहचानना है। तो प्रिंसिपल चेन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था बच्चों, कि प्रिंसिपल चेन हम उस चेन को मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबरिंग करता हूं मैं, अगर यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी अगर हम सीधा चलते चले गए तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिखे, 6। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे तो नंबर इसमें देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यानी इसके कंपैरिजन में ये नंबर कम है, यानी इसको प्रिंसिपल चेन हम नहीं मानेंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इधर से नंबरिंग करते चले आए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और हो गई कि देखिए यहां से भी नंबरिंग करने पे 6 आ रहे थे कार्बन एटम, और यहां से भी नंबरिंग करने पर 6 आ रहे हैं, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, एक बार और सोचिए। जैसे मान लीजिए यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, बात समझ आ रही है। यानी एक बार जब मैंने इधर से नंबरिंग करके यहां तक पहुंचा तब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आ रहे हैं, इधर से जब नंबरिंग करके सीधा पहुंचा तब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आ रहे हैं, और जब हम इधर यहां से नंबरिंग करते हुए यहां पहुंच रहे हैं बच्चों तब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आ रहे हैं, और जब हम यहां से नंबरिंग करके यहां तक पहुंच रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे थे, 5। यानी जब भी हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे तो उस चेन को मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6, ठीक है। तो आसानी के लिए मान लीजिए हमने इसको मान लिया प्रिंसिपल चेन, क्योंकि ये सीधा है,
तो सीधा चीजें अच्छी तरह से दिखती हैं, इसलिए हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो उससे लटकने वाली जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, एक तो लटकता हुआ ये दिख रहा है आपको, और एक लटकता हुआ क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, इनको क्या बोलेंगे हम बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ आ रही है? यानी मेरे पास इस प्रिंसिपल चेन के अलावा जो छोटी चेन और एक ये जो मिथाइल जुड़ा हुआ है मेरे पास, वो सब किसके पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट के पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें क्लियर समझ में आई होंगी। आइए अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे की बात। आओ बच्चों, अब हम रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा रूल नंबर 2 कहता है, वो कहता है आइडेंटिफाई रूट वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर में प्रिंसिपल चेन पहचानने के बाद यही आता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई रूट वर्ड, यानी हमको पता करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमें मिल गए तो हम उनके लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिखा है बच्चों, यहां लिखा है कार्बन एटम और यहां लिखा है हमने रूट। यानी अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो, उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होगा तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं एथ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे तो उनके लिए यूज करते हैं प्रो। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 तो यूज करते हैं रूट वर्ड ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 तो यूज करते हैं वर्ड रूट पेंट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो उसके लिए यूज करते हैं हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 7 है तो उसके लिए यूज करते हैं हेप्ट। और नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो उसके लिए यूज करते हैं ऑक्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 9 है, जो कि आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th लेवल पे नहीं है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं नोन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 10 होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं डिक। लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी में जो है वो 7 तक ही दिया है। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 2 है। ठीक है, यानी अब जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पहले रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे, यानी नंबर ऑफ प्रिंसिपल चेन पहचानेंगे सबसे पहला काम। फिर हम पहचानेंगे कि रूट वर्ड कौन सा है। तो रूट वर्ड कैसे पहचानेंगे, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को देख करके। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है CH3CH3। ठीक है, तो सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन पहचानना। तो इसमें कुछ और तो लगा ही नहीं है, यानी प्रिंसिपल चेन यही है। बात समझ आ गई? अब अगर मुझे ये पता करना हो कि इसका रूट वर्ड कितना है, तो देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं बच्चों, 2। इसलिए हम इसका रूट वर्ड क्या लिखेंगे, इथ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको नाम बता ही देते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी वो क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, सॉरी सैचुरेटेड कार्बन है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो कौन सा कार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन है, यानी वो किसका पार्ट है, एल्केन का पार्ट है। ठीक है, तो एल्केन से उठाइए आप एन, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्केन से इस एन पार्ट को यहां से उड़ा करके यहां ले आइए और लगा दीजिए ऐसे। यानी अब जो इसका नाम पड़ेगा वो पड़ेगा इथ, यानी इथ नंबर ऑफ कार्बन एटम की वजह से इथ पड़ा। और चूंकि यह क्या है, एल्केन है, तो एल्केन से हमने यूज किया एन, यानी कि इसका नाम पड़ा इथेन। ठीक है, तो ये सिंपल कंपाउंड है। आगे मैं और रूल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे नाम बताता चलूंगा, और बहुत सारे नाम अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कहानी बताता हूँ। आओ बच्चों, अब हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमें पहचानना है कि उस जो कंपाउंड है उनमें बॉन्ड्स कौन प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उस पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाम एन। मतलब वो किसका पार्ट है बच्चों, एल्केन का पार्ट है। बात समझ आ रही है? अगर उस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन, यानी कि वो किसका पार्ट है, एल्कीन का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है ट्रिपल बॉन्ड।
यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आइन यूज करते हैं, यानी यह किसका पार्ट हो गया बच्चों, एल्काइन। तो कुछ नहीं किया गया बच्चों, एल्केन से एन को हटा लिया गया, एल्कीन से इन को ले लिया गया और एल्काइन से YNE को ले लिया गया। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। अब मुझे ये बताइए बच्चों, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कमेंट करिए। इसमें देखिएगा आप ध्यान से, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर भी देखिएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि यह किसका पार्ट है, एल्केन का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन पहचानना। तो प्रिंसिपल चेन पहचानिए 1 2 3, यानी इससे लंबी चेन और इस कंपाउंड में नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरा काम रूट वर्ड पहचानना। तो पहले हमने क्या पहचाना, प्रिंसिपल चेन, अब हम क्या ढूंढेंगे, इसका रूट वर्ड। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। और अभी हमने जस्ट इसके पहले लिखवाया है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं बच्चों, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। अब मुझे बताइए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या यहाँ एन वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी अब यहाँ जोड़ दीजिए एन, यानी इसका नाम पड़ा बच्चों क्या, प्रोपेन। ठीक है, सेम एग्जांपल, मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कार्बन है। ठीक, अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड बना चुका है, यानी इसको अगर मैं 2 हाइड्रोजन दे दूं तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर ही बनाना सिखाता हूँ। देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड पता हो तो अगर कोई बॉन्ड खाली जा रहा हो तो उसमें आप बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना था तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या ऐड किए, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन को देखिए आप, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है और यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है, यानी इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए बच्चों, 3। तो इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो हम बाय डिफॉल्ट इसमें क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी हम बाय डिफॉल्ट इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस कंपाउंड में तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यानी इन। अब हमें इसका एक्चुअल में नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहां मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पहले तो प्रिंसिपल चेन पहचानिए। तो प्रिंसिपल चेन इसके 1 2 3, इसके अलावा कोई और ऐसा प्रिंसिपल चेन नहीं है जो इससे बड़े लेंथ का हो। तो पहले हमने प्रिंसिपल चेन पहचाना, फिर हम क्या पहचानेंगे, रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 3 है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब मुझे बताइए, अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या मैं इन यूज करूंगा, तो लीजिए मैंने इन यूज कर दिया, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा बच्चों, प्रोपीन। बात समझ आ गई है, यानी ये हो गया एल्केन और ये हो गई आपकी एल्कीन। आइए सेम एग्जांपल में एल्काइन पे कराता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब बताइए कि कहाँ कहाँ मैं हाइड्रोजन कितना कितना ऐड करूं। अब देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हैं, यानी इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखिए, तो क्या मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 बॉन्ड और एक यहाँ बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी इस पे मुझे 3 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन को पहचानना। आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये तो एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH CH CH3 CHHH, यानी CH3 बना। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन पहचानना। तो इसके अलावा और कोई प्रिंसिपल चेन नहीं है, 1 2 3, इससे बड़ी कोई चेन तो है नहीं इस कंपाउंड में, यानी प्रिंसिपल चेन ही हो गई। अब इसका रूट वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब मुझे बताइए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, YNE। तो बस ये YNE आप यूज कर दीजिए,
यानी इसका नाम पड़ा बच्चों क्या, प्रोपाइन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपके आगे कुछ रूल्स बताता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए। आओ बच्चों, अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यानी अब रूल नंबर 3 के बाद हम देखते हैं कि उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अब ये बड़ी बात है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। यानी अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को ही बदल देता है। बात समझ आ रही है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने लिखे हैं, आगे मैं इनको एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को बदलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आखिर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा है कि दोज एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स which decide chemical properties of any compound is called functional group, ठीक है। अब इन फंक्शनल ग्रुप में कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला फंक्शनल ग्रुप लिखा है हमने COOH, COOH या फिर इसको हम पढ़ते हैं COOH। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है COOH, यानी यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O है। बात समझ आ रही है। तो CW इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या है बच्चों, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसको हम जब भी हम इसका नाम लिखते हैं तो सबसे लास्ट में नाम लिखते हैं इसका, ठीक है। तो जब सबसे लास्ट में नाम लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स। ये सफिक्स का मतलब ही है कि जिसको हम लास्ट में यूज करें। बात समझ आ रही है। तो जब भी इसका इन फंक्शनल ग्रुप का हम नाम लिखते हैं तो सबसे लास्ट में इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ओइक एसिड, यानी इसका जब भी हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। फिर है अगला CHO, इसको हम बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड। ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसको किसी किसी कंपाउंड जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ये भी दिया रहेगा, कभी कभी आपको ये भी रिप्रेजेंट करके दिया रहेगा। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि ये क्या है। अब इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। अब इसके लिए जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं या फिर जब भी इसका नाम लिखते हैं तो अल लिखते हैं। आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं बता दूं कि जब हम एल्केन लिख रहे थे, एल्केन, तो इसके पहले हमने बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, इन, आइन। वैसे ही आप याद रख लीजिए कि अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इनका जब भी नाम लिखते हैं तो ओइक एसिड, अल, अगला है एल्कोहल, बहुत लोगों की फेवरेट चीज है ये, ठीक, एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑल। क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑल। कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं अल और ऑल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला है कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। यानी अगर कहीं ऐसा आपको दिख जाए स्ट्रक्चर में तो आप उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कीटोन, ठीक है। और कीटोन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं या फिर जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ऑन, ठीक है। घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैं एकदम एग्जांपल से बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा हर एक चीज, बस समझ आ रही है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे की चीज, ठीक है। अब बच्चों, अब हम फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में अगर हमें फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो हम पहचानेंगे कैसे और उनका नाम कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा हम आपको उस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। देखिए कंपाउंड हमने लिखा CH3 CH2 COOH, ठीक है। हमारे कंपाउंड के बारे में बात करिए। दूसरा हमने कंपाउंड लिखा CH3 CH2, ठीक है, CHO। अगला कंपाउंड CH3 CH2 OH। अगला कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इन आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो ये जो चारों एग्जांपल हमने लिया है, इन चारों एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप ये है। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप ये है। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप ये है। अगर आप ये ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो ये क्या है बच्चों,
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो CH3 CH2 और एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको लिख देता हूं तो C डबल बॉन्ड O और OH। बात समझ आ रही है? तो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है बच्चों? CHO, यानी ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अगर इसको भी रिप्रेजेंट करूं मैं तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, अगर आप इधर नोटिस करिएगा तो इस कंपाउंड में OH की जगह H लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन को आप गायब कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो ये क्या है बच्चों? इसका तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है नहीं, ये तो खुद ही एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है? एल्डिहाइड। इसको देख के कुछ कुछ इच्छा तो हो रही होगी, हो रही इच्छा? इच्छा को मार दो, परीक्षा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आप इस तरह का कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और एक इधर से बॉन्ड है और एक इधर से बॉन्ड है, यानी इस तरह अगर कहीं स्ट्रक्चर आपको दिखे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कीटोन। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और है, आप इसमें नोट कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ईथर। ये ईथर क्या होता है? अगर ऑक्सीजन का लिंकेज हो, बीच में क्या हो? ऑक्सीजन का लिंकेज, और इसके दूसरे साइड क्या हो? कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ईथर। यानी अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ईथर। समझ आ रही है? देखो हमने एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे इनके नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए, फिर मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। आओ बच्चों, अब कुछ आगे रूल्स और हैं, इसको हम देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूज सफिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैंने आपको बताया ही है कि जिस हिसाब से सफिक्स आएंगे उस हिसाब से आपको नाम लिखना है। जैसे अगर कहीं COOH है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके अकॉर्डिंग सफिक्स का यूज करेंगे हम ओइक एसिड। अगर कहीं एल्डिहाइड है तो उसके जगह पे हम सफिक्स का यूज करेंगे अल। अगर कहीं एल्कोहल है तो वहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे ऑल। अगर कहीं कीटोन है तो वहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे ऑन। रूल नंबर 5 ये कह रहा है। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यूज प्रीफिक्स इफ देयर इज नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सफिक्स। मतलब अगर सफिक्स नहीं बन रहा है तो हम यूज करेंगे किसका? प्रीफिक्स का। अब देखिए कुछ हमने ग्रुप लिए हैं जिनको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले, जो भी हम मेन नाम लिखते हैं उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। सफिक्स का यूज करते हैं बाद में। ठीक है, आप इन सब चीजों को देखिए। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं आगे एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जिससे आप हर एक कंपाउंड का नाम इजीली लिख पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स फ्लोरो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक कंपाउंड लिखते हैं CH3F। CH3F मतलब हमारे पास एक CH3, इसको हम बोलते हैं बच्चों मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। और ये क्या है? फ्लोरीन एडेड है। तो अब देखिए क्या इस पूरे कंपाउंड में कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? क्योंकि हमने कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड ही नहीं किया है तो हमारा सफिक्स तो आएगा नहीं। तो जब कोई सफिक्स बनने का चांस ही नहीं है तो अब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम इसमें प्रीफिक्स का यूज करके नाम लिखेंगे। तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम? फ्लोरो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं ऊपर लिखता हूं। इसका नाम जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे? फ्लोरोमीथेन। क्या नाम लिखेंगे हम इसका? फ्लोरोमीथेन। तो अब देखिए बच्चों, ये मीथेन और मीथेन से पहले आएगा फ्लोरो, यानी ये एज ए क्या यूज हुआ है? प्रीफिक्स। जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से पहले यूज हुआ है, यानी जब भी रूट वर्ड से पहले यूज करेंगे तो उसको हम प्रीफिक्स मानेंगे। ठीक है, तो अब जब भी आप नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट, अभी हमने इसके पहले बात किया था सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखते हैं हम बच्चों
रूट वर्ड से पहले, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं तब तक इसके आगे की बातें बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, तो अगर आपके पास क्लोरीन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरो। अगर आपके पास ब्रोमीन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो। अगर आपके पास OH है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। अभी आप ध्यान दिए होइएगा तो OH को हम सफिक्स में OL पढ़ रहे थे, लेकिन कई बार क्या होगा कि ये OH ग्रुप जो है, यानी जो एल्कोहल वाला ग्रुप है, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, ठीक है। वो आगे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसको प्रीफिक्स के तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है NO2। अगर कहीं मेरे कंपाउंड में NO2 प्रेजेंट होगा तो उसको हम यूज करेंगे नाइट्रो वर्ड एज ए प्रीफिक्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, ठीक है। अब हम पहुंच ही गए हैं, करीब करीब पहुंच ही गए हैं कि हम सारे कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। एक दो रूल छोटे छोटे हैं, आपको मैं बताऊंगा, तो जब मैं नाम लिखवा रहा हूँ उसी समय आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये छोटे छोटे रूल हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों, हमारा अगला रूल है नंबरिंग रूल, ठीक है। तो अब ये नंबरिंग रूल कब फॉलो होगा, तो जब हम प्रिंसिपल चेन पहचान लेंगे उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग रूल का यूज। तो नंबरिंग रूल का यूज करने का मतलब क्या है कि जो हमने प्रिंसिपल चेन बनाया है बच्चों, उसमें हम नंबरिंग किधर से करें, बात समझ आ रही है। यानी अगर मान लीजिए प्रिंसिपल चेन हमने इधर से एक इतनी बड़ी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल चेन बनाया है, चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए प्रिंसिपल चेन हमने बनाया CH3 CH2 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 CH3, फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रिंसिपल चेन ये हमारी बन गई 1 2 3 4 5, या फिर नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। प्रिंसिपल चेन पहचानने के बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5, और नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन हम नंबरिंग एक्चुअल में करेंगे कैसे, उसके लिए रूल होता है। क्या रूल होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप को। क्या लिखा हमने, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट हमने आपको दिखाया था कि प्रिंसिपल चेन से अगर कोई भी अदर चेन बन रही है या अदर चेन कहीं लटक रही है तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। अब मुझे ये बताओ बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कमेंट करिए आप लोग। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अब नंबरिंग करने का तरीका क्या है, जब भी नंबरिंग करेंगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अरे गधों, कैसे वहां से स्टार्ट करेंगे, वो तो ऑक्सीजन है। हम नंबरिंग किस में करते हैं, कार्बन पे करते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो हम नंबरिंग करेंगे बच्चों वो हम सिर्फ कार्बन पे कर सकते हैं। तो नंबरिंग क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3, या फिर एक और तरीका है कि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करें 1 2 3। लेकिन रूल क्या कहता है, नंबरिंग रूल, फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है। यानी जिधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। यानी हम जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अगर कोई नंबरिंग इधर से करता है 1 2 3 तो ये गलत है। अगर कोई नंबरिंग इस साइड से करता है तो ये नंबरिंग क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। बस समझ आ गई। अब देखिए अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो, जैसे मान लीजिए इधर से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब बताइए बच्चों हमने क्या बोला था रूल कि सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ आ गई। अब देखिए इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड यहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी नंबरिंग करेंगे तो किधर से नंबरिंग करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड जिधर से कम नंबर पे आता हो। अब ध्यान दीजिए अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं दूसरी नंबरिंग की बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे ये बताओ बच्चों कि मल्टीपल बॉन्ड
किधर से नंबरिंग करने पे सबसे कम नंबर पे आ रहा है। तो अगर इधर से आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो इधर से मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 यानी सेकंड पोजीशन से ही शुरू हो जा रहा है मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 यानी फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। तो हमें उस मल्टीपल बॉन्ड उस नंबरिंग को चूज करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, यानी हम इसको सही मानेंगे। ये वाला जो नंबरिंग है यानी ये जो नंबरिंग है वो क्या है, गलत है। बात समझ आ रही है? तो ये है नंबरिंग करने का तरीका। ठीक है, अब मिटाता हूं मैं इसको, फिर मैं आपको बताता हूं अगला एग्जांपल। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में और मल्टीपल बॉन्ड के केस में। अब हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के केस में नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इस कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन पहचानना कहूँ तो देखिए 1 2 3 4। अगर मैं प्रिंसिपल चेन इसको मानता तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आते, 4। अगर मैं नंबर ऑफ इसको प्रिंसिपल चेन अगर मान लूँ 1 2 3 4 5 6, मुझे बताइए प्रिंसिपल चेन किसको मानेगी, ये ऊपर वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं। नीचे वाले में कितने हैं, 4 हैं, यानी ये हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन। ठीक, अब हमें एक्चुअल में बात किसकी करनी है, नंबरिंग कैसे करें। ठीक, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं बच्चों तो 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग मैं इस साइड से करता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रूल ये कहता है बच्चों कि नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट मुझे दूसरे नंबर में मिल रहा है, और जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं बच्चों तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 5वें नंबर में मिल रहा है। तो हमें उस नंबरिंग को फॉलो करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे मिले। बात समझ आ रही है? तो हर एक केस में वही है। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूं तो नंबरिंग उधर से करिए बच्चों जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। ठीक, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से करिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिले। समझ आ रही है? तो ये तीनों के केस में यही है। ठीक है, तो अब देखिए जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वहां बॉस होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सबका क्या है, बॉस है। ठीक, तो अब देखिए इधर से आप नंबरिंग करना सीख गए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबरिंग करना आ गया, और बाकी सारे रूल जो हमने आपको लिखाए हैं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको रिवाइज करिएगा बार बार, और अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एक्चुअल में नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ये झांकी। ये ऐसी झांकी है जिसको देख करके आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लेवल के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी नाम को लिखने के लिए। जैसे हमने लिखा है कि सबसे पहले आप देखिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक मैंने आपको पहचान करना सिखा दिया कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट है इनका मैं नाम लिख देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर कहीं CH3 जुड़ा आपको कहीं दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए CH2 CH3, या फिर ऐसा दिख जाए C2H5, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इथाइल। समझ आ रही है? कहीं आपको ऐसा कंपाउंड दिख जाए CH2 CH2 CH3, या फिर ऐसा दिख जाए C3H7, बात समझ आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। ये बेसिकली बनता कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास CH4 है, ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। क्यों? क्योंकि ये जनरल फार्मूला CnH2n+2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एल्केन है। ठीक, अब एल्केन में से, तो अगर ये एल्केन है CH4 है तो इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर सकता हूँ बच्चों। देखो ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन और एक ऊपर हाइड्रोजन। अगर मैं एक काम करूं, एक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दूं, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दूंगा तो क्या इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई? अगर इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई
यानी अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसी को हम बोलते हैं मिथाइल। यानी ये एल्केन, एल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं तो वो बनता है एल्केन माइनस एक हाइड्रोजन, वो बनता है बच्चों एल्कील ग्रुप। बस समझ आ रही है, एल्कील। यानी अब जो नाम पड़ेगा वो YL जुड़ जाएगा इनके नाम में। जैसे अगर मीथेन था, जैसे अगर मैं इसका CH4 का नाम लिखूं बच्चों तो क्या लिखूंगा, मीथेन लिखूंगा, मीथेन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, एक, और सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो इस एन को हटा करके आप जोड़ दीजिए क्या, YL, यानी अब ये क्या बन गया, मिथाइल। अगला एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैं इथेन ले लूं, CH3 कैसे, एक और दो, यानी रूट वर्ड क्या यूज हुआ, इथ, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो गया। अगर इस इथेन में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं माइनस कर लूं, एक हाइड्रोजन को अगर मैं माइनस कर लूं, यानी मेरे पास एक बॉन्ड खाली बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम इथेन ना होकर के इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, इथाइल। यानी एल्केन का ही पार्ट है क्या, एल्काइल। बात समझ आ रही है? तो अगर कहीं CH3 जुड़ा हो तो उसको आप पढ़िएगा मिथाइल। किससे बना है, मीथेन से बना है। इथाइल किससे बना है, इथेन से बना है। प्रोपाइल किससे बना है, प्रोपेन से बना है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। जो मेन पार्ट है वो बच्चों यही है। क्यों? क्योंकि इसी से आप पूरा नाम लिख लोगे। अगर जितनी बातें मैंने बताई हैं, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप और जितने भी रूल बताए हैं, अगर आप उनको उन रूल को आप फॉलो करेंगे, और सबसे मेन रूल ये है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हर एक कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप, सबसे पहले आपका काम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट याद कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिए। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसका नाम कराते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे कैसे नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, देखिए मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं और फिर इनका नाम लिखना शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ कंपाउंड लिए हैं, अब हम इनका नाम लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग नाम लिखने से पहले सबसे पहले आपका काम क्या होगा, प्रिंसिपल चेन को पहचानना। तो इस कंपाउंड में बात करते हैं, चलिए इसको नंबर लिखते हैं, नंबर 1 कंपाउंड, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 कंपाउंड। अगर मैं इस कंपाउंड 1 में बात करूं तो इस चेन के अलावा कोई और चेन नहीं दिख रही है बच्चों। ठीक है, इस चेन के अलावा कोई और चेन नहीं दिख रही है, यानी इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए या आप नंबरिंग इधर से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। फर्क तब पड़ेगा जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, और जब कोई मल्टीपल बॉन्ड लग जाए। इसमें ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग आप किधर से भी करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है तो क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, नहीं, तो ये कट गया। अगर एक बात बताइए, अगर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ना पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की भी बात नहीं करेंगे, यानी इसको भी हमने काट दिया। ठीक है, यानी अब हम यहां से नाम लिखना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहला काम क्या होगा, नाम इसका कैसे लिखेंगे हम, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड, अब मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, 4, तो 4 के लिए जो रूट वर्ड क्या यूज होता है, ब्यूट। ठीक है, अब मुझे बताइए इसके बाद हम किस पे आते हैं, बॉन्ड पे आते हैं। तो क्या इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। क्या इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। क्या इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ। तो जब भी नाम लिखेंगे यानी ये और ये, इसकी भी, इन दोनों की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी जो भी बचा मेरे पास एल्केन वाला पार्ट बचा। ठीक है, अब देखिए अगला लिखा गया
पोजीशन ऑफ सफिक्स। तो क्या इसमें आपको कहीं सफिक्स दिख रहा है? नहीं, यानी इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। क्या ना, जब सफिक्स है ही नहीं तो उसके पोजीशन और नाम दोनों के बारे में बात करना ही नहीं है, यानी हमें नाम सिर्फ इसी दो के अकॉर्डिंग लिख देंगे इसका नाम। यानी रूट वर्ड हमने क्या लिखा? ब्यूट, और ये चूंकि क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स एन, यानी इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है, अगला कंपाउंड है मेरे पास ये। अब देखिए इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो आपको एक चेन ये दिख रही है और उससे जुड़ा हुआ कुछ ये भी दिख रहा है। तो सबसे पहला काम हमें प्रिंसिपल चेन को पहचानना। अब देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। अगर देखा जाए तो एक ऐसी चेन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 है। तो क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे। अब देखिए ऑब्जर्व करेंगे, लेंगे तब जब ऑब्जर्व करेंगे क्या इससे बड़ी और प्रिंसिपल चेन बन सकती है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ गए बच्चों? 5, यानी इसमें थे 4 और ये जो लंबी वाली चेन है इसमें कितने बन रहे हैं? 5। ठीक है, तो अगर लंबी वाली में 5 बन रहे हैं, तो लंबी वाली में अगर हमारे पास कितने बन रहे हैं? 5 कार्बन एटम बन रहे हैं, यानी प्रिंसिपल चेन हमारी ये बन गई। ठीक है बच्चों, और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और ज्यादा हो सकते हैं? देखिए तो ऑब्जर्व करिए, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। हो गई कंफ्यूजन बच्चों? अभी तक हमने देखा तो एक चेन ऐसी बन रही थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे थे? 4। एक चेन ऐसी बन रही थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे थे? 5। और एक चेन मेरे पास ऐसी बन गई जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 6। तो हम किसको लेंगे प्रिंसिपल चेन? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, यानी प्रिंसिपल चेन हम किसको मानेंगे? ध्यान दीजिए, यही सब कंफ्यूजन होगा बच्चों। तो आप जब जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता चला जाएगा कि हम किसको प्रिंसिपल चेन माने, किसके अकॉर्डिंग नाम लिखें। यानी अब जो मेरी प्रिंसिपल चेन बनेगी वो ये वाली बनेगी। ध्यान दीजिएगा, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। अब आएगी बात नंबरिंग की। तो अब मुझे ये बताइए बच्चों, अगर यह प्रिंसिपल चेन हो गई तो क्या इससे जुड़ा हुआ यह ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा? मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूएंट। यानी अगर यह प्रिंसिपल चेन हो गई इतनी बड़ी तो इससे कुछ तो जुड़ा हुआ है, कुछ तो लटका हुआ है, तो ये क्या बन गया? प्रिंसिपल चेन नहीं, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हमने क्या बोला था कि नंबरिंग उस साइड से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग देखिए इधर से करता हूं, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर से अगर मैं नंबरिंग किया तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया। अब एक और चांस होता कि नंबरिंग हम इधर से करते, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करता बच्चों तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे आता? 4th कार्बन पे आता। तो हमें किसको लेना है? जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, यानी जो हमने नंबरिंग की है वो सही है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे? पोजीशन। ठीक है, यानी अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, अब हमें नाम लिखना पड़ेगा इसका, इसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कौन से, किस पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3। ठीक है, फिर लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे बताइए बच्चों इसका नाम क्या लिखा था? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, इसका नाम क्या था? मिथाइल। 3 मिथाइल। ठीक है, यानी इसमें सब्स्टिट्यूएंट, अब देखिए हमने इसका नाम लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा। अब हमारी किसकी बारी आती है? रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड क्या है? अब देखिए जो प्रिंसिपल चेन है वो कितने कार्बन की है, कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें? तो 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो 6 के लिए हमने क्या बताया था रूट वर्ड? हेक्स। हेक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड?
तो देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। तो जब भी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन। क्या इसमें सफिक्स था, कोई इसमें सफिक्स है? सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका हम सफिक्स वाला नाम लिखेंगे नहीं, यानी इसका जो नाम लिखा जाएगा वो 3-मिथाइल हेक्सेन। क्या ये नाम सही है? बताइए। बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम नंबर लिखते हैं और वर्ड लिखते हैं उसके बीच में हमसे क्या लगाते हैं, डैश। तो रूल याद रखिएगा बच्चों कि जब भी नंबर और वर्ड लिखा जाएगा उनके बीच में क्या लगाया जाएगा, डैश। बात समझ आ रही है? आइए बच्चों, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए प्रिंसिपल चेन कैसे पहचानेंगे। तो इसमें कोई अदर चेन तो बनी नहीं है, इसलिए जो भी चेन है यही है लॉन्गेस्ट चेन और यही है हमारी प्रिंसिपल चेन। तो आइए नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। हमने लेफ्ट से जब नंबरिंग किया बच्चों तो जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड आया वो दूसरे नंबर पे आया। इस कंपाउंड में देखिए तो ना कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिले, कम मिले। ठीक है, अब देखिए हमने नंबरिंग जब लेफ्ट साइड से किया तो मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन कौन सी मिली, सेकंड। अगर मैं यही नंबरिंग राइट साइड से करता हूं बच्चों तो 1 2 3 4 5, यानी अगर मैं नंबरिंग राइट साइड से कर रहा हूं तो मुझे तीसरे नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मिल रही है। यानी हमें किसको चूज करना होगा, वह नंबर चूज करना होगा जिसमें मिनिमम नंबर मिले, यानी हमको ये वाली नंबरिंग चूज करनी होगी। ये वाली हमारी नंबरिंग क्या है, गलत है। अब मुझे क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो अब मुझे ये बताइए सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो इसको डिस्कार्ड करिए। तो जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है तो पोजीशन और नेम की बात ही नहीं करना है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड इससे क्या बनेगा बच्चों, बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 है, तो पेंट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों तो जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका पोजीशन कौन सा है, दूसरे नंबर प्रेजेंट है। तो अब इसका पोजीशन लिखेंगे पेंट 2। कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, ये दूसरे पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे पेंट 2। अब मुझे बताइए बच्चों ये एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये है एल्कीन, तो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन। और अभी हमने बताया बच्चों कि वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, डैश, यानी इसका नाम क्या पड़ा, पेंट 2 इन। ठीक है, अब देखिए इस कंपाउंड में कहीं इसके अलावा और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में इस डबल बॉन्ड के अलावा आपको कहीं और डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका सीधा नाम पेंटीन भी रख सकते हैं। इसका सीधा नाम बच्चों पेंटीन भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पे आगे की बात आपको बताता हूं। ठीक है, आओ बच्चों अगला एग्जांपल पे काम करते हैं। अभी तक हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट, फिर मल्टीपल बॉन्ड। आइए अब फंक्शनल ग्रुप की कुछ कहानी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 COOH। कमेंट करके बताइए जल्दी से ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आइए एक कंपाउंड और लेते हैं CH3 CH2 CHO। ठीक है, आइए एक कंपाउंड और लेते हैं, आपकी फेवरेट चीज CH3 CH2OH। ठीक है, काफी खुश लग रहे हो इसको देख के। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो जब भी मुझे इसका नाम लिखना होगा बच्चों, तो अब देखिए इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अलावा ना मल्टीपल बॉन्ड है ना सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉस। क्या है, सबका बॉस है। तो जब भी नाम लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नंबरिंग भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो रूल क्या कहता है, नंबरिंग रूल बताइए। नंबरिंग रूल ये कहता है कि नंबरिंग आप उस साइड से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दें, अरे इधर से कैसे स्टार्ट कर देंगे यार, स्टार्ट तो हमें इधर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर है फंक्शनल ग्रुप। स्टार्ट करिए 1। अब देखिए बच्चों कंफ्यूजन ये होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या मुझे इसके कार्बन को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए, तो बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। जब भी नाम लिखेंगे उस फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट कार्बन को भी हम शामिल कर लेंगे,
यानी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। चलिए इसका नाम लिखिए। तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, काटिए, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इसको काटिए, रूट वर्ड पे आइए। क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड लिखिए, क्या लिखेंगे रूट वर्ड इसका? हाँ यहाँ लिखता हूँ, मैं ऊपर ही लिखता हूँ। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन यूज करेंगे। अब मेरे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। जब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम एज ए सफिक्स लिखा जाएगा। तो आपको याद है कि इसको एज ए सफिक्स कैसे लिखते थे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। उससे भी पहले क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ सफिक्स। अब सफिक्स की पोजीशन देखिए कि कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है। तो सफिक्स देखिए बच्चों, ये पोजीशन नंबर 1 में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसका पोजीशन भी लिखेंगे ब्यूटेन 1। और इसके बाद क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब हमने बताया था बच्चों कि जब भी नंबर और वर्ड लिखे जाएंगे इनके बीच में क्या लगाया जाएगा? डैश। अब एक नया रूल आया। नया रूल क्या आया कि अगर एक साथ दो वॉवेल प्रेजेंट हो, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है बच्चों उसमें लास्ट में क्या प्रेजेंट है? ई। बस समझ रही है। और जो हमारा सफिक्स है उसमें प्रेजेंट क्या है? ओ, स्टार्टिंग में। तो अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन में भी वॉवेल प्रेजेंट हो और हमारा सफिक्स में भी अगर वॉवेल प्रेजेंट हो तो जो पेरेंट वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जो वॉवेल है इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। बात समझ रही है? जो पेरेंट वाला क्या बोलते हैं इसको, जो वॉवेल है पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जो बिलोंग कर रहा है वॉवेल, इसको हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। जब इसको हम डिस्कार्ड करेंगे तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। समझ आ रही है? यानी इसका नाम क्या लिखेगा? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब इस 1 को हम कंसीडर जनरली नहीं करते हैं तो इसका सीधा नाम लिखा जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अगर कहीं 1 लिखा हो तो बच्चों उसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमने उस 1 को रिमूव कर दिया और सीधा इसका नाम क्या पड़ा? ब्यूटेनोइक एसिड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें चलते हैं आगे वाले पे। अब मुझे कमेंट करके बताइए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। तो अब हमने क्या बोला? ये फंक्शनल ग्रुप है तो यही है बॉस, और बॉस को लिखिए नंबर 1 पे, फिर किसको लिखिए? 2, फिर क्या है? 3। नाम लिखना स्टार्ट करिए। सब्स्टिट्यूएंट से मतलब है नहीं तो ये नंबर कट गए। यहां से आएंगे हम किस पे? रूट वर्ड पे। तो रूट वर्ड लिखिए 1 2 3, यानी ये क्या होगा? प्रोप होगा, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। हो गया? प्रोपेन। अब देखिए पोजीशन ऑफ सफिक्स, यानी ये जो सफिक्स है इसका पोजीशन कौन सा है? 1, यानी प्रोपेन 1। और जो CHO है यानी एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम सफिक्स का यूज करते थे? बताओ जल्दी। अल। क्या यूज करते थे? अल, Al। ठीक है, यानी इसका नाम क्या पड़ा? प्रोपेन 1 अल। यानी अब देखिए यहां पर भी वॉवेल प्रेजेंट है और यहां पर भी क्या है? वॉवेल प्रेजेंट है। हमने फिर से रूल रिपीट करता हूं कि अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन में और सफिक्स में भी वॉवेल हो और पेरेंट हाइड्रोकार्बन में भी वॉवेल हो तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का वॉवेल होता है इसको क्या करते हैं? हम डिस्कार्ड करते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा तो क्या बनेगा? प्रोपेनल। हमने क्या किया? 1 को भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन नंबर 1 पर ही सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो हमने 1 को डिस्कार्ड किया तो इसका सीधा सीधा नाम क्या बना बच्चों? प्रोपेनल। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH2OH। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? अब देखिए अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि नंबरिंग यहां से क्यों नहीं स्टार्ट की। तो अब ये बताइए बच्चों, क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है? पेरेंट चेन हम उसको मानते हैं ना जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई? इस कार्बन से स्टार्ट हुई, 1 और 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे नहीं, आएंगे रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी इसके लिए क्या यूज करेंगे? इथ। ठीक है, इथ। इसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथेन। हो गया इथेन। और फिर क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल।
अब देखिए ये जो OH ग्रुप है बच्चों, वो कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, पहले में प्रेजेंट है, तो चलिए इसका हम पोजीशन लिख देते हैं इथेन 1। अब जो OH है यानी एल्कोहल है, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम OL, ऑल। समझ आ रही है? यानी अब जो इसका नाम पड़ा, अब देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो यहाँ भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन में एक वॉवेल आपको नजर आया और यहाँ सफिक्स में भी एक वॉवेल नजर आया, यानी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। जब डिस्कार्ड करेंगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इथेनॉल, क्या नाम पड़ेगा बच्चों, इथेनॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया वो सारी चीजें। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं। तो मैंने ये आपको क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि आप जितने भी अभी तक नाम लिखे हो वो इसी के हेल्प से लिखे हो। बात समझ आ रही है? तो जो रूल हमने लिखवाए हैं वो रूल आपको याद है, और अगर ये चीजें याद है कि इसको पहले लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख ले जाओगे। बात समझ आ रही है? चलिए अब एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये CH3, ठीक है, CH2, फिर मेरे पास है CH3, फिर मेरे पास है CH3, फिर मेरे पास है CH2, फिर मेरे पास है CH2 और CH3। ठीक है, एक कंपाउंड लिखा है हमने, इसका मुझे नाम लिखना है। तो आप वीडियो पॉज करिए, पॉज करके आप खुद से नाम ट्राई करिए लिखने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा नाम। अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना। प्रिंसिपल चेन देखिए 1 2 3 4 4, ठीक है, यानी ये इधर से बनी 4 की। अगर मैं इधर से लेता हूँ 1 2 3 4 5, 5 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अभी तक ये 4 की बनी, फिर 5 की बनी, अब ये 7 की बनी, यानी प्रिंसिपल चेन यही मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रिंसिपल चेन मानते हैं। चलिए, तो ये हमारी होगी बच्चों प्रिंसिपल चेन, ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग हमें करना है। ठीक, तो अब देखिए अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गई तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अगर ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका हमें नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, चलिए नंबरिंग करते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं, देखिए 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे क्या मिला, मिथाइल मिला। अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, इधर से अगर नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पर तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यानी हमें इस वाले पाथ को फॉलो करना होगा। यानी अब देखिए नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए बच्चों, यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो एक ही कंपाउंड या फिर एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो बार यूज हुआ है। बात समझ आ रही है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और मिथाइल दो बार यूज हुआ है। तो अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों की आप पोजीशन डिफाइन कर लीजिए, तो 3 और 4। अगर मैं इस ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो तीसरे और चौथे दोनों पोजीशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 4। ठीक है, अब ये भी रूल याद कर लीजिएगा कि अगर एक ही तरह के दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप यूज करेंगे, अगर दो प्रेजेंट हैं तो उनके लिए आप यूज करेंगे डाई। अगर एक ही तरह के दो सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप प्रेजेंट है तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, डाई। अगर एक ही तरह के 3 ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो ट्राई यूज करेंगे। अगर 4 प्रेजेंट हैं तो यूज करेंगे हम टेट्रा। बात समझ आ रही है? एग्जांपल लेके मैं समझाता रहूंगा आगे। आप जितने भी मैं रूल बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जितने भी मैंने बातें बताई अभी तक उनको आप ध्यान से नोट करिए, ऑब्जर्व करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सारी चीजें आप नोट करिए। अधिकांश चीजें तो मैं आपको नोट करवा दिया हूँ, लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिए, उसको तो आप पक्का नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे, डाई। 3 ग्रुप अगर एक साथ प्रेजेंट है तो ट्राई, और 4 ग्रुप अगर एक साथ प्रेजेंट है टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ही तरह के दो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे हम, डाई। क्या यूज करेंगे, डाई, और दोनों क्या है, सेम है, यानी कि तो क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, अब एक रूल और याद रखिएगा कि अगर दो नंबर एक साथ आ रहे हैं
अगर दो नंबर एक साथ आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या यूज करते हैं, कॉमा। ठीक है, ये सब रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप इनमें गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये 3,4। अब देखिए ये वर्ड है और ये नंबर है, ये नंबर है और ये वर्ड है, तो इसके बीच में हमें क्या लगाएंगे, डैश। हमने पहले बताया था। तो 3,4 डाइमिथाइल, यानी मेरा सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब मुझे बताइए क्या इसमें सफिक्स है? जब सफिक्स नहीं है सफिक्स को हटाइए, जब सफिक्स है ही नहीं तो नाम क्या लिखना जरूरत है, यानी हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो क्या यूज करेंगे, हेप्ट। क्या यूज करेंगे, हेप्ट। अब इसके बाद देखिए, तो इस कंपाउंड में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे, एन। यानी बच्चों इसका नाम क्या पड़ा, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, एक और कंपाउंड लेता हूं, उसको भी आप नाम लिख के ट्राई करिए, CH3 CH2 CH3। मान लीजिए यहाँ एक CH3 है, फिर यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मुझे इसका नाम लिखना होगा तो प्रिंसिपल चेन पहचानना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई चेन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बन रही है। अगर इधर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 6 की बन रही है। इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 5 की बन रही है। इधर देखिए तो 1 2 3 4 4 की बन रही है, 1 2 3 4 4 की बन रही है। यानी जो प्रिंसिपल चेन बनेगी बच्चों वो मेरी ये बनेगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको प्रिंसिपल चेन ये बनती दिखाई देगी। ठीक, अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो देखिए यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है। अगर नंबरिंग करूंगा बच्चों तो यहाँ से स्टार्ट करिए, तो 1 2 3। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। यानी सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो चौथे पोजीशन में मिल रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं यानी लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कहाँ मिल रहा है, 1 2 तीसरे पोजीशन में मिल रहा है। यानी हमें नंबरिंग किधर से करनी है, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ऊपर। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे इसका नाम। तो अब देखिए सेम तरह के ग्रुप कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार। तो क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे, लेकिन इस बार पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अब देखिए तीसरे पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर ही 2 मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3,3। अगर एक ही पोजीशन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनके पोजीशन को हम अलग अलग बार लिखेंगे, भले ही वो सेम रहेंगे। समझ गए, जैसे तीसरे नंबर पर 2 ग्रुप प्रेजेंट थे तो 3,3 कॉमा। अब देखिए इधर से तो चौथे पर भी क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3,3,4। क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल। 3,3,4 क्या लिखेंगे, मिथाइल। गलत है, क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई मिथाइल। क्या यूज करेंगे, ट्राई। जगह नहीं बचा है, मैं नीचे लिखता हूं, ट्राई मिथाइल। ठीक है, 3,3,4 ट्राई मिथाइल। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की कहानी खत्म, सफिक्स तो है नहीं हमारे पास, तो अब जब भी नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। और ये एल्केन एल्केन एल्काइन, तो देखिए इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या लिखेंगे, हेप्टेन। हेप्ट, क्योंकि कितने कार्बन, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, इसलिए क्या यूज किया हमने, हेप्ट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या यूज किया, एन। यानी इसका नाम बना बच्चों 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल सिंपल नाम लिखा है, अब हम थोड़े थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब अगले पार्ट में कुछ और मैं एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, और देखेंगे कि उनका नाम ट्रेसर कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो इसका मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं और एग्जाम्पल करवा दूंगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवा दूंगा, और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू।